Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Due to your test, there were no classes for 2 or 3 days, but again I am resuming the classes. So we are going ahead because we have to finish the second unit in the month of the June, before the month of the June, completion of that month. So that's why we are going ahead. Let's see what are the topics of today. And we are learning immunity, you know, that in the human health and disease, and that is a very important topic, or a very important, very interesting topic that also connect the present scenario. So let's see what are the different topics we are going to study in the immunity. In the previous class I told you about the immunity. Before going to start the session, I'm having a very सिंगल लाइन बट डीप मीनिंग. बहुत एक सिंगल लाइन ही है, ठीक है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है अगर उसको समझ जाओगे तो आई थिंक कभी भी अपने आप को चीट नहीं करोगे. टू योर सेल्फ, अपने आप से हमेशा, अपने आप के लिए तो कम से कम ऑनेस्ट रहिए. वट एवर थिंग्स यू आर डूइंग, अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आपके अंदर इनर जो सोल है वो सेटिस्फाई है, ठीक है, उसको लगता है. जैसे आप अगर किसी एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, या अपने आप को, जैसे आप 5 घंटे बोले हो मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं आपकी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, और आप नहीं कर रहे हो, तो आप किसको चीट कर रहे हो? यू आर चीटिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. जिस दिन अपने आप से ऑनेस्ट रहने लगोगे, हाँ, अपने आप से ही ऑनेस्ट रहने की जो हैबिट लाओगे, उस दिन कंफर्म है आप कभी गिर नहीं सकते, कभी पीछे नहीं जा सकते. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विद दिस मोटिवेशनल कोट. और ये आपको चेंज कर देगी. अगर आप चेंज लाना चाहते हो अपने अंदर तो प्लीज़ इस लाइन को ज़रूर फॉलो करना. लेट्स स्टार्ट. In the previous class we discussed about the immunity. I told you immunity is a defense mechanism of the body. इम्यूनिटी हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज़्म है. इस पिक्चर के थ्रू मैंने बताया था कि इसमें देखो, इस पिक्चर में एक पर्सन है, मतलब जो बच्चे हैं वो अपने आप को कैसे शील्ड इन कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है, शील्ड से. यही शील्ड हमारी इम्यूनिटी होती है, ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको उस दिन बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि डेली पता नहीं कितने पैथोजन को हम इनकाउंटर करते हैं, पता नहीं कितने पैथोजन हमारे स्किन पे, हमारे बॉडी में एंटर करते होंगे. तो क्या हमें डेली डिजीज़ेस होती हैं? नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ आवर इम्यूनिटी. क्योंकि हमारे अंदर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो हमेशा हमें बचाया करता है, और हम रेजिस्टेंस होते चले जाते हैं उसके लिए. समझ में आए? ठीक है. तो रेजिस्टेंस होना किसका, मतलब कौन है उसका बेसिक? दैट इज़ इम्यूनिटी. वो इम्यूनिटी है जो हमारे साथ बर्थ से लेके हमारी डेथ तक इम्यूनिटी रहती है, ठीक है. लेकिन उसका जो फॉर्म है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो चेंज होती रहती है. तो लेट्स स्टार्ट. फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में. मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था, डेफिनीशन बता दी थी कि इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है. अब देखो, इम्यूनिटी मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एंटीबॉडीज़. तो ये मत समझना कि अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं तो इम्यूनिटी नहीं है. नहीं, हर वो चीज़ जो फॉरेन मटेरियल्स को या आपको नुकसान होने से रोके, ठीक है, आपको हार्म होने से रोके, बचाए, वो इम्यूनिटी है. जैसे आपके घर में अगर मान लो आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हो, ठीक है, वो भी इम्यूनिटी है. वो भी एक तरह की आपकी घर की क्या है? इम्यूनिटी है. आप उसको नीट क्लीन रखते हो, साफ़ सफाई रखते हो, धुलते हो, वॉश करते हो, हर एक चीज़, तो वो क्या है? वो भी एक टाइप की इम्यूनिटी है. लेकिन आपने जो गेट लगा रखा है वो भी एक टाइप की इम्यूनिटी है. वो बहुत सारे अनवांटेड लोगों को आने से रोकती है. आपने अपने रूम में कर्टन लगा रखे होते हैं, तो कर्टन भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है. वो कोई केमिकल सेक्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो कोई ना कोई इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट ज़रूर कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ को रोक रहा है. तो ये दिमाग में बैठा लो कि अगर एंटीबॉडीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इम्यूनिटी नहीं है. बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. बट दे डोंट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़. लेकिन वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करते. तो बहुत लोगों को यही पता होता है कि अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं तो जान लो इम्यूनिटी है. ये भी एक पार्ट है इम्यूनिटी का, एंटीबॉडीज़ भी, ठीक है. तो ये मैंने इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बताया था कि डिफेंस मैकेनिज़्म होती है. हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज़ करती है किसी पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल्स को, फिर उससे फाइट करती है और हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से. फिर मैंने इम्यूनोलॉजी के बारे में बताया था. देन आई टोल्ड यू अबाउट दैट हाउ द एडवर्ड जेनर थे, ठीक है, उन्होंने कैसे वैक्सीन का डेवलपमेंट किया था, वैक्सीन को कैसे डेवलप किया था. इसमें मैंने आपको एग्जांपल लिया था काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का,
ठीक है, कि अगर काउ पॉक्स किसी को है तो उसको स्मॉल पॉक्स के वायरस जब उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। काउ पॉक्स माइल्ड होता है और स्मॉल पॉक्स उससे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा हार्म काज कर सकता है। तो इस कंडीशन में उन्होंने देखा कि बॉडी में कोई मतलब इम्यूनिटी मतलब कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, कुछ ऐसा डिफेंस डेवलप हो गया है जिसकी वजह से उस पर्सन को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, और इसी प्रिंसिपल पे इन्होंने वैक्सीन का डेवलपमेंट किया। दैट्स व्हाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद मैंने आपको एंटीजन बता दिया था कि भाई एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन्स हर वो केमिकल्स होते हैं जो फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में आके रिलीज़ करता है। ठीक है, कोई भी पैथोजन आ रहा है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, या कोई भी और पार्टिकल्स आ रहा है बॉडी में, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी में आके क्या रिलीज़ करता है, एंटीजन रिलीज़ करता है। अगर वो एंटीजन हमारे बॉडी में ज़्यादा कलेक्ट हो गई, ज़्यादा डोमिनेंट हो गई, तो हमें डिजीज़ हो जाती है। जैसे आप देखते हो कि आप जब बहुत ज़्यादा डस्ट में चले जाते हो या पॉल्यूटेड एरिया में जाते हो तो आपको स्नीजिंग बहुत जल्दी आने लगती है। तो स्नीजिंग आना भी आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ एंटीजन कुछ फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करने लगे तो उसको हमारी बॉडी तुरंत रिफ्लेक्स करके उसको बाहर करने लगी। ठीक है, तो ये था एंटीजन के बारे में। मैंने आपको बताया था मोस्ट एंटीजन प्रोटीन होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस हो सकती हैं, और भी कुछ केमिकल्स हो सकते हैं। उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट द एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ में बताया था। अब यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती है। ठीक है, अब देखो एंटीबॉडीज़ क्या है कि एंटीबॉडीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं। लेट्स सी, देखो मैंने बताया था आपको कि लॉक और की, ठीक है, लॉक एंड की, आपने 11th में इस मैकेनिज़्म को पढ़ रखा है एंजाइम की फंक्शनिंग को समझने के लिए। सेम यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। जान लो लॉक क्या है, एंटीजन है। एंटीजन को कंसीडर कर लो वो लॉक है, और की को कंसीडर कर लो कि वो एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा एंटीजन होता है, उससे फाइट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है, कुछ स्पेशल मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है। वो कौन प्रोवाइड कराता है, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी एक्चुअली एंटीजन से बाइंड हो जाती है और उसको ब्रेक कर देती है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो की की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं कर रही है, कि वो की लॉक में फिट हो जा रही है और उसको ब्रेक कर दे रही है। समझ में आया। ठीक है, तो जैसे लॉक के लिए की स्पेसिफिक होती है, you cannot insert any key in any lock, there is a specific key for each lock। हर एक लॉक के लिए स्पेसिफिक कीज़ होती हैं। सेम एज फॉर एवरी एंटीजन देर इज़ ए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ठीक है, उस दिन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आजकल जो कोरोना के जो टेस्ट होते हैं, वो एक टेस्ट होता है एंटीबॉडीज़ टेस्ट, उसको उस टेस्ट को बोलते हैं एंटीबॉडीज़ टेस्ट। उसमें एंटीबॉडीज़ के बारे में पता लगाते हैं। क्या करते हैं कि ब्लड निकाल लेते हैं, ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होती है उसको चेक करते हैं कि बॉडी में कौन सी एंटीबॉडीज़ बन रही है। अगर ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस के लिए बन रही है, ठीक है, तो जान लो कि उसके अंदर कोरोना का वायरस जो है वो एंटर हो चुका है, कोरोना वायरस एंटर हो चुका है। अब तुम ये भी पूछ सकते हो सर अगर एंटीबॉडीज़ बन रही है तो उसको कोरोना हो क्यों रहा है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो बन रही हैं लेकिन वो उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। समझ में आया, हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना तो रही है लेकिन वो उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, इसीलिए उसको वो डिज़ीज़ हो जा रही है। तो अगर किसी की बॉडी में पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ हैं, हम एंटीबॉडीज़ की एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं उसके बॉडी में कौन सा वायरस एंटर हो चुका है। समझ में आया, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था एंटीबॉडीज़ का। अब देखो एंटीबॉडीज़ होती क्या है, एंटीबॉडीज़ मोस्टली प्रोटीन होती हैं। ठीक है, दे आर प्रोटीन, ये प्रोटीन होती हैं। और तुम्हें पता है प्रोटीन किसकी बनी होती हैं, अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो जो ये एंटीबॉडीज़ जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं सब क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ किस टाइप की प्रोटीन होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। तो ये प्रोटीन, और तुम्हें पता है कि प्रोटीन अपना शेप चेंज, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, और वो किससे बनी होती हैं, अमीनो एसिड से बनी होती हैं। तो ये प्रोटीन, ये जो होती हैं प्रोटीन जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ये स्पेसिफिक होती हैं फॉर द एंटीजन, वो एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं। कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हो सकता है तुरंत, मतलब इमीडिएटली उसके लिए एंटीबॉडीज़ ना बन पाए, लेकिन आफ्टर ऑल बाद में उसके लिए एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में बनने लगती हैं। समझ में आया। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था कि अगर आपके घर में या किसी के घर में पहली बार कोई अटैक होता है या किसी भी कंट्री पे पहली बार अटैक होता है तो हो सकता है उस कंट्री को नुकसान ज़्यादा पहुँचे अगर वो प्रिपेयर नहीं है। ठीक है,
और लेकिन अगर क्या नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होगा? नहीं, नेक्स्ट टाइम कंट्री हो, चाहे वो कोई कॉलोनी हो, चाहे वो घर वाला हो, ठीक है, वो अपने आप को क्या करेगा? प्रिपेयर करके रखेगा कि हमें पहले से ही अवेयर रहना है, पहले से ही केयरफुल रहना है अगर हम पे अटैक हो गया तो। सेम एज बॉडी में भी होता है। बॉडी में अगर मतलब सडनली अगर कोई वायरस अटैक कर गया, कोई बैक्टीरिया अटैक कर गया, तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज़ कर नहीं पाती। तो ऐसी कंडीशन में उसको एंटीबॉडीज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और ऐसी कंडीशन में उसको डिजीज़ हो जाती है। हो सकता है एंटीबॉडीज़ बने, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ उसके लिए स्पेसिफिक ना हो, उस पर डोमिनेंट ना होने पाए, उसको डिस्ट्रॉय ना करने पाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। समझ में? ठीक है, तो इसीलिए डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। क्लियर? अब देखो एंटीबॉडीज़ है क्या, देखो मैंने स्लाइड में लिख रखा है कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है? प्रोटीन होती हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। ठीक है, जब भी कोई हमें एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होता है, हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन इंटर होता है, पैथोजन इंटर होता है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होने लगती है, मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती हैं। ऑल द एंटीबॉडीज़, इसलिए मैंने देखो लिख रखा है ऑल द एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबुलिन, बट ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर नॉट एंटीबॉडीज़। जितनी इम्यूनोग्लोबुलिन है, हो नहीं सकता कि वो सारी एंटीबॉडीज़ ही हों, वो और भी कुछ हो सकती हैं, और भी कुछ कंपाउंड बना सकती हैं, लेकिन जितनी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सब इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। अब देखो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, वो जैसे किसी सेल के मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाती हैं, ठीक है, फ्री रहती हैं, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक सेल्स होती है जिनका नाम होता है बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स। आपने पढ़ा है प्लाज्मा में प्रोटीन होती है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ज़रा मुझे बताना अगर याद होगा कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों में से कौन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद जो मैच्योर प्लाज्मा सेल्स हैं उनमें रैपिड इंक्रीज़ भी हो सकता है एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, अगर वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में किस तरह का एंटीजन अटैक हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है, और आपके बॉडी में उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। अब देखो एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये तो देखो एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो ये मैंने लगा रखा है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, फिगर नंबर 8.4 होगा। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। अब इसमें देख सकते हो ये कार्टून की तरह एक स्ट्रक्चर है, जैसे लग रहा है कोई कार्टून बना दिया गया है। अब तो अभी मैंने बताया ना तुम्हें कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, मतलब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं। और प्रोटीन किसकी बनी होती हैं? अमीनो एसिड की बनी होती हैं। लगभग 440 अमीनो एसिड्स होती हैं। ये देखो, जो एक हैवी चेन होती है उसमें 440, और जो लाइट चेन होती है उसमें 220। हैवी चेन और लाइट चेन का मतलब क्या है? हैवी मतलब ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा हो। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला इस तरह, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये क्या है? ये हैवी चेन है। ये देखो, क्यों हैवी चेन है? क्योंकि उसमें ज़्यादा अमीनो एसिड हैं। इसमें कितने अमीनो एसिड होंगी? 440 अमीनो एसिड किसको क्या बनाएंगी? हैवी चेन बनाएंगी। उसके बाद देख सकते हो छोटी सी चेन है। ठीक है, किसकी चेन है? अमीनो एसिड की चेन है, और इसमें 220 अमीनो एसिड्स होती हैं, तो ये क्या है? लाइट चेन है। तो कितनी चेन होती हैं? 2 चेन होती हैं। H मतलब हैवी और लाइट, L मतलब लाइट। कितनी हैवी चेन होती हैं? 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। उसके बाद देख रहे होगे यहाँ पे, जैसे तुमने देखा होगा कीज़ में ग्रूव होते हैं ना, कीज़ में इस तरह से स्ट्रक्चर बने थे, ऐसे यहाँ पे भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कीज़, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये वेरिएबल है। ये जो रीजन इनका होता है ये वेरिएबल होता है, ये एंटीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपके पास चाबी बनाने वाले के पास जाते हो तो उसके पास मेटल का पार्ट होता है। जब भी आप कहते हो भैया इस लॉक की चाबी बना लो, तो उसको घिस के उसको मतलब उसको रब करके उसको किसी तरह से उसको मेथड अपना के वो क्या कर देता है, उसको उसी लॉक की तरह उसकी की बना देता है और उसको फिट कर करके देखता है। अगर आपने कभी चाबी बनवाने गए होगे तो ये ध्यान दिया होगा, नहीं गए होगे तो मैं बता रहा हूँ, सेम वैसे ही होता है कि उसको पहले वो रब करता है, मतलब उसको अब्रेज करता है, अब्रेज कर करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है जिससे वो लॉक में क्या हो जाए, फिट हो जाए। एकदम सेम जो है यहाँ पे देखो, हैवी चेन में भी वेरिएबल रीजन होता है और लाइट चेन में भी क्या होता है, वेरिएबल रीजन होता है। इस रीजन को वेरिएबल रीजन बोलते हैं, वेरिएबल। और ये जो रीजन है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो पोर्शन है ये वेरिएबल है और ये पोर्शन क्या है, ये सब कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो एक तो हैवी चेन और लाइट चेन होती है, दूसरा कांस्टेंट और वेरिएबल होता है। अब देखो जो कांस्टेंट है ना, सॉरी जो वेरिएबल है ना, उसी में एंटीजन आके बाइंड होती है। ये कोई भी एंटीजन आती है तो वो यहीं पे बाइंड होती है। अगर ये बाइंड हो गई, अगर ये स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर से मिल गया, तब तो ये एंटीजन को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अगर एंटीजन से ना मिला तो एंटीजन ब्रेक नहीं हो पाती।
तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये देखो, अगर इसको जूम करके देखो तो SS लिख के आ रहा है, ये बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तुम्हें पता है जो प्रोटीन में केवल पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, जब उसका सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर होता है तो उसमें और भी बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में देखो मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। किस टाइप की प्रोटीन है? इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, कितने टाइप की इसमें पेप्टाइड चेन होती है, मतलब प्रोटीन की चेन होती है दो, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन। ठीक है, जिसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से रीजन में एंटीजन बाइंड होगा? वेरिएबल रीजन में बाइंड होगा। वेरिएबल रीजन हैवी चेन के पास भी होंगे और लाइट चेन के पास भी होंगे। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये देखो यहाँ पे N और C लिख रखा हुआ है, इसको भी जान लो। 11th में आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ रखा है कि जो पहली अमीनो एसिड होती है उसको बोलते हैं N टर्मिनल, और जो लास्ट अमीनो एसिड होती है उसको बोलते हैं C टर्मिनल। ठीक है, तो N टर्मिनल और C टर्मिनल क्या दिखा रहा है? फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द लास्ट अमीनो एसिड दिखा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ वी आर गोइंग अहेड, अब हम आगे और बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो था मैंने एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको पहले बता दिया। वैसे आपके NCERT में एंटीबॉडीज़ के बारे में बाद में बता रखा है, लेकिन मैंने सोचा कि जब आप इम्यूनिटी पढ़ ही रहे हो, एंटीबॉडीज़ का नाम आ ही गया है, तो आप एंटीबॉडीज़ पूरा पढ़ लो कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है? देखो, एक होती है इन्नेट और एक होती है एक्वायर्ड। आपको पता है इन्नेट मतलब पता ही है सबको, कॉन्जेनाइटल मतलब जो बर्थ से रहे, जब बेबी की बर्थ होती है तभी से रहे। एक्वायर्ड मतलब जो हमारी लाइफ में हम एक्वायर करें। अब इसका ये मतलब नहीं कि बेबी की बर्थ हो गई, जब वो बड़ा होगा तब वो एक्वायर्ड होगी, नहीं। बेबी की बर्थ हुई, कुछ महीनों के बाद उसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी या कुछ दिनों के बाद उसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी बर्थ से लेकर डेथ तक रहती है। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे आपके घर में गेट लगा है, आपके घर में कर्टन लगा है, तो वो हर कोई को रोकता है। ठीक है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे कोई आ रहा हो, उसको रोकता है, सबको रोकता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन जो एक्वायर्ड होती है ना, इनको पता है किसको रोकना है और किसको नहीं रोकना है, किसको डिस्ट्रॉय करना है, किसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो ये स्पेसिफिक होती हैं। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, सबके लिए वही होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। क्लियर है? तो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में दो चीज़ें जानने को मिली। सबसे पहले यही पढ़ने जा रहे हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में पहला ये क्लियर हो गया कि ये तो नॉन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है। मतलब जितने भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी पैथोजन अगर एंटर हो रहा है तो उसके लिए सेम तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, क्लियर है? उसको मतलब सेपरेटली उसको ट्रीट नहीं करेंगी, डिस्टिंक्ट मैनर में उसको ट्रीट नहीं करेंगी, मतलब नॉन स्पेसिफिक है। सेकंड क्या है? ये बाई बर्थ होती हैं, मतलब बर्थ से लेके डेथ तक रहती हैं। इन्नेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में काम करती रहती है। तो ये दो इसके फीचर हैं। अब देखो हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपकी बॉडी पे स्किन है, स्किन पे हेयर्स हैं, क्या करते हैं? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को, बहुत सारे माइक्रोब को वही ट्रैप कर लेते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना कि हमेशा ये मत जान के चलना कि अगर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं तो वही इम्यूनिटी है, नहीं। हर वो पार्ट जो आपकी बॉडी को बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको क्या दे रहा है? डिफेंस प्रोवाइड करा रहा है ना, तो वो क्या है? इम्यूनिटी है। समझ में आया? जैसे कोई गन से किसी को मारता है तो कोई हाथ से मार देता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसका मतलब जो बुलेट्स हैं वो एंटीबॉडीज़ हैं, वो स्पेसिफिक है। लेकिन अगर कोई हाथ से मार रहा है या कोई और वेपन यूज़ कर रहा है तो वो भी इम्यूनिटी है, वो भी आपको डिफेंस प्रोवाइड करा रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एक तो मैंने बता दिया ना, प्रेजेंट एट द बर्थ टाइम, नॉन स्पेसिफिक होती हैं, एंड एकम्पलिश बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर। बहुत सारे हमारे बॉडी में बैरियर होते हैं। बैरियर मतलब रोकना। जैसे पुलिस चेक पोस्ट बैरियर लगा के रखी है ना, बहुत ढेर सारे हमारे घर में गेट लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं, सब वो बैरियर हैं, वो लोगों को रोकते हैं। सबसे पहले आते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे फिजिकल बैरियर होते हैं जिनमें कोई केमिकल मतलब काइंड ऑफ एनी केमिकल नहीं सेक्रेट होता, नो सेक्रेशन ऑफ एनी केमिकल, दे जस्ट स्टॉप। वो फिजिकली किसी भी चीज़ को स्टॉप करते हैं। जैसे स्किन क्या करती है? स्किन अगर जैसे स्किन में वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, तो आपको बोला जाता है भैया बहुत केयरफुल रहो,
हो सकता है माइक्रोब डेवलप हो जाए, तो आप उसको कवर करके रखते हो उस वुंड को, ठीक है, उस पर आप बैंडेज लगाते हो, उस पर आप जो है ड्रेसिंग कराते हो, ठीक है। म्यूकस कोटिंग, जो म्यूकस कोटिंग होती है आपके बॉडी में, डिफरेंट ऑर्गन्स में म्यूकस सेक्रीट होता रहता है। आप नोज़ का एग्जांपल ले सकते हो, आप नोज़ में देखते होगे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी माइक्रोब एंटर करता होगा तो म्यूकस उसको रोकता होगा एंटर करने से, ठीक है, क्लियर है। तो स्किन हो गया, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल लाइनिंग हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होती है, यूरोनोजेनाइटल, मतलब जहाँ जहाँ से एंट्री होने के चांसेस होते हैं वहाँ वहाँ म्यूकस कोटिंग एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है जो म्यूकस सेक्रेट करती है। और म्यूकस क्या करता है, रोकता है। जैसे आप डस्ट को उड़ने से कैसे बचाते हो, आप उस पर वाटर स्प्रिंकल कर देते हो, स्प्रे कर देते हो, तो डस्ट नहीं उड़ती। सेम एज हमारे बॉडी में भी है, कोई भी पार्टिकल है वो अंदर ना जाने पाए तो म्यूकस सेक्रेट होकर उसको बाहर ही रोकने की कोशिश करता है। और नेसल हेयर, नेसल हेयर पता है ना आपको, नेसल कैविटी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब को ट्रैप करते हैं। तो इनका ये क्या किस तरह बिहेव कर रहे हैं, बैरियर की तरह, और कोई केमिकल नहीं सेक्रेट कर रहे हैं। तो एक क्या हो गया, ये फिजिकल बैरियर हो गया। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, यस कंफर्म करा रहे हैं। अगर ये ना होते तो हमारे बॉडी में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल एंटर हो जाते, पता नहीं कितने डस्ट पार्टिकल ये रोकते होंगे। रोज़ जब हम बाथिंग करते हैं, अपनी स्किन को रब करते हैं, क्लीन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डस्ट वहाँ से निकलती है, ठीक है, गंदगी निकलती है। तो वो सब क्यों आ रही है, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हम एक्सपोज हो रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट आ जाओ फिजियोलॉजिकल बैरियर। आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिससे केमिकल कुछ और भी इफ़ेक्ट आते हैं बॉडी में। जैसे आपकी स्किन ऑयली होती है, अब लोग कहोगे ऑयली स्किन होती है तो सर पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑयली स्किन का एक और एडवांटेज है, सिग्निफिकेंट रोल है। ऑयल होने की वजह से जो माइक्रोब हैं या जो डस्ट पार्टिकल हैं वो स्किन के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे हैं। आपकी बॉडी में जो स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग क्या करती है, कोई भी पार्टिकल अगर सेल्स में एंटर कर रहा है, स्किन के थ्रू एंटर कर रहा है, तो अगर स्वेट रिलीज़ हो गया तो उसको बाहर कर देगा। तो ऑयल जो सेक्रीट होता है हमारे बॉडी में, स्वेट जो सेक्रीट होता है, सेबेसियस ग्लैंड ऑयल सेक्रीट करती हैं, और सुडोरीफेरस ग्लैंड जो होती हैं वो स्वेट रिलीज़ करती हैं, ठीक है। इनमें देखो एक केमिकल, अभी मैंने बताया ना फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में केमिकल प्रेजेंट होंगे। इनके पास लैक्टिक एसिड होती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या करती है, उसको किल करती है, मतलब उसको रोकती है, बैरियर की तरह बिहेव करती है। आपको पता है आपके सलाइवा में एक एंजाइम होता है दैट इज़ नोन एज लाइसोजाइम, आपने 11th में इसको पढ़ रखा है। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। उसके बाद टीयर्स, जो हमारे टीयर्स रिलीज़ होते हैं, आपने देखा होगा अगर हमें कोई जैसे नोस्ट्रिल के थ्रू अगर हमें मतलब स्नीजिंग ज़्यादा आ रही है तो हमारे आइस से भी टीयर्स निकलने लगते हैं, वाटर निकलने लगता है, ठीक है। तो उस टीयर में भी लाइसोजाइम होता है, वो क्या करता है, वो माइक्रोब को किल करता है। देखो सैलिन फ्लूइड सेक्रेटेड बाय लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड ही हैं जो टीयर सेक्रेट करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक तो बिटर होता है, बिटर होने की वजह से या इसमें लाइसोजाइम होने की वजह से ये क्या करता है, ये माइक्रोब को और डस्ट पार्टिकल को या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को किल करता है, उसको रोकता है, ठीक है। उसके बाद बाइल, आपने सुना है बाइल भी यही करता है। बेटर एल्कलाइन, ठीक है, बहुत सारे बेटर अल्कलाइन केमिकल्स होते हैं जैसे बाइल, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिड इन स्टमक, स्टमक में आपको पता है एसिड रिलीज़ होता है, तो एसिड आपने 11th में पढ़ भी रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है कि एसिड किल द माइक्रोब, माइक्रोब को क्या करता है, किल करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल्स हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल मतलब ये प्रोसेस के थ्रू सेक्रीट हो रहे हैं, कोई प्रोसेस हो रहा है बॉडी में उसके थ्रू सेक्रीट हो रहे हैं। सेरुमेन, जो आपके ईयर वैक्स होते हैं, ठीक है, वो भी डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब को किल करते हैं। अगर वो ना होते तो कोई भी अगर पार्ट मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता तो वो डायरेक्ट इनर ईयर तक चला जाता, लेकिन नहीं, सेरुमिन और ईयर वैक्स की वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं, और जब आप उसको क्लीन करते हो तो वो उन्हीं सेरुमिन के साथ बाहर आ जाते हैं। लैक्टोबैसिली, ठीक है, जो बैक्टीरियम होते हैं ये वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं, जो फिजियोलॉजिकल बहुत सारे केमिकल सेक्रेट करते हैं और जो माइक्रोब को एंटर होने से रोकते हैं। तो हर जगह जहाँ पे ओपनिंग है, जहाँ पे ज़्यादा कांटेक्ट में बॉडी आ रही है, वहाँ पे या तो फिजिकल बैरियर की तरह बिहेव कर रहे हैं या तो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है। अगर फिजिकल बैरियर काम ना कर पाया तो बॉडी के अंदर चला गया तो वो कौन सा बैरियर तब काम करेगा, तब फिजियोलॉजिकल बैरियर काम करेगा। समझ में आ गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल गए फिजियोलॉजिकल बैरियर के, ठीक है। एंड वी शुड थैंकफुल फॉर दिस बैरियर सो दैट आवर बॉडी कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस डेली,
ठीक है, ये हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, अभी ये एक लास्ट बैरियर पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। देखो सेलुलर बैरियर, नाम से ही पता लग रहा है सेलुलर बैरियर, सेल्स होंगी, बहुत सारी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में जो सेलुलर बैरियर की तरह बिहेव करती हैं। आपने जैसे WBC के कई सारे टाइप पढ़ रखे हैं, आपने पढ़ रखा है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। मैक्रोफेज जो होता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है, मैक्रोफेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिश्यू में प्रेजेंट होता है। आपने ईओसाइनोफिल या न्यूट्रोफिल पढ़ रखा है। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्या करता है, जो इनगल्फ करता है, फेगोसाइटोसिस शो करता है। ठीक है, मोनोसाइट्स जो होती हैं यही मैक्रोफेज बनाती हैं। मोनोसाइट तो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जब ये टिश्यू में जाती हैं तो क्या बना लेती हैं, मैक्रोफेज बना लेती हैं। तो इस तरह के बहुत सारी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में जो सेलुलर बैरियर की तरह बिहेव करती है। मतलब अगर फिजिकल बैरियर भी ना काम कर पाया, फिजियोलॉजिकल भी ना काम कर पाया, तो कौन काम करेगा, सेलुलर बैरियर। ये सेल्स क्या होती हैं, ये सेल्स फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करती हैं, उनको फेगोसाइटोसिस के थ्रू उनको केमिकल सेक्रेट करके उनको किल करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, देखो PMNL का फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तुम्हें पता है जो WBC होती हैं उनकी जो डिफरेंट सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं। आपने 11th में पढ़ रखा है, इनके जो न्यूक्लियस का जो शेप है ना वो डिफरेंट होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं PMNL, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ ल्यूकोसाइट्स होती हैं, मतलब टाइप ऑफ WBC होती हैं जो सेलुलर बैरियर की तरह बिहेव करती हैं। जैसे अब जब आप एड्स डिजीज़ पढ़ोगे तो एड्स डिजीज़ में पढ़ोगे तो जो HIV वायरस होता है वो सबसे पहला टारगेट बनाता है मैक्रोफेज को। मतलब हमारी बॉडी का जो सबसे डिफेंसिव सेल है, सबसे डिफेंसिव सेल होती है मैक्रोफेज। सबसे तेज़ यही फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे बॉडी में। कोई भी अगर पार्टिकल, कोई भी पैथोजन अगर बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो सबसे पहले मैक्रोफेज एक्टिव होती हैं और उस पैथोजन को किल करने की कोशिश करती हैं मैक्रोफेज, उसको इनगल्फ करके, उसको फेगोसाइटोसिस करके। जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया डेवलप करके फूड को इनगल्फ कर लेता है, सेम एज मैक्रोफेज भी यही करती हैं। अब सोचो HIV वायरस इसी में एंटर कर जाता है और इसी को अपनी फैक्ट्री बना लेता है, मतलब इसी के अंदर बहुत सारे HIV वायरस डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो डिज़ीज़ काफ़ी मतलब यूनिक डिजीज़ है, उसके बारे में जो अभी पढ़ोगे हम लोग, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बारे में जानेंगे कि मैक्रोफेज पे कैसे अटैक करता है। ठीक है, तो ये सेलुलर बैरियर है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिए हैं जो NCERT में नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ मैक्रोफेज के बारे में, जैसे वॉन्डरिंग मतलब जानते हो घूमते रहना, एंड फिक्स्ड मैक्रोफेज। कुछ मैक्रोफेज वॉन्डरिंग करते रहते हैं, कुछ फिक्स होते हैं। दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है, रेटिकुलर मतलब नेटवर्क की तरह होते हैं, एंडोथेलियल सिस्टम होते हैं, RES। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दे इनगल्फ माइक्रोब, ये माइक्रोब को इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, एंड डिस्प्लेस लेटर एंटीजन टू अलर्ट लिम्फोसाइट्स। और बाद में लिम्फोसाइट्स को क्या बताते थे, जैसे कोई सोल्जर है, अब वो सोल्जर सबसे आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वो सोल्जर कि कोई एंटर करने वाला है तो उसको तो मार तो देगा, लेकिन अपने जो कैप्टन है उसको भी इन्फॉर्म कर देगा। तो लिम्फोसाइट्स, जब कैप्टन को पता लग जाएगा तो ये एंटीबॉडीज़ बनाने लगते हैं। ठीक है, और बॉडी हमारी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जिससे डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती। समझ में आया। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स क्रीप आउट। देखो होता क्या है कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ना, मैं एक ब्लैंक स्लाइड पे तुम्हें बता दूं, जैसे ये कैपिलरीज़ हैं, जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। आप लोग के घर में भी बहुत लोग ऐसे होंगे, फैमिली मेम्बर्स में बहुत लोग होंगे जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ने पे उतर आते हैं। तो होता क्या है, जो WBC होती है, मतलब कुछ सेल्स जो होती हैं जो कैपिलरीज़ में फ्लो होती रहती हैं, तो जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन उनको दिखता है, इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं तो ये इस कैपिलरी से बाहर आ जाती हैं। कैपिलरी से बाहर आके इसको फाइट करती हैं, इसको बोलते हैं डाईपिडेसिस। ठीक है, तो जो WBC होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव होती हैं इसके लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रखा है, ल्यूकोसाइट्स क्रीप आउट ऑफ द कैपिलरी बाय अमीबॉइड मूवमेंट इनटू इंटरसेलुलर स्पेस इफ देयर इज एन इन्फेक्शन। अभी बताया ना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायापिडेसिस। इसी प्रोसेस को हम डायापिडेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइटोकाइन बैरियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास लंबी हो जा रही है, इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहीं, मतलब इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, और इम्यूनिटी के 2 टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्नेट और एक्वायर्ड। और ये सब जो भी चीज़ें हम अभी तक हमने पढ़ी वो सब दे आर ऑल द टाइप ऑफ व्हाट, इन्नेट इम्यूनिटी।
तो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पता लग रहा है हमें हमारी बॉडी के बारे में कि हाउ आवर बॉडी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेज एंड फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, सो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है कि आपको अपनी जो मतलब बॉडी की जो मतलब कंडीशन है, जो उसका न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, ठीक है, योगा करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने का है। तो उससे क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, मतलब हमारी बॉडी की जो फाइट करने की जो मैकेनिज़्म है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप बाहर नहीं निकले, अगर आपने कुछ एक्सरसाइजेज नहीं की, अपने आप को एक्सपोज नहीं होने दिया, तो कंफर्म है जब आप बाहर निकलोगे तो माइक्रोब कहेगा अच्छा यही है जो इतने दिन से बच के बैठा था, ठीक है, चलो अब इसको पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो जो थोड़ा सा मतलब एक्सपोज होते रहते हैं, जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल भी लिया था कि गांव में जो बच्चे होते हैं देखो धूप में भी खेलते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती जल्दी, लेकिन अभी हम एक दिन धूप में, बहुत तेज़ धूप में खेल लें या चले जाएं तो हमें पता लगता है नेक्स्ट डे फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हम उसके यूज़ टू नहीं है, हमारी बॉडी उसके लिए यूज़ टू नहीं है। आगे ये चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी एक्सपोज होने से उसकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, और इस सेशन को मैक्सिमम स्प्रेड करना। ठीक है, मैक्सिमम डिसेमिनेट करो, जिससे लोगों तक ये सारे पॉइंट्स पहुँच सके कि हाउ द इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है। ओके, सो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।